हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने अब तक की सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फेफई और टैंग सिग्नेचर्स को लेकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर संgyun फुल स्पीड में दौड़ कर आता है, बट जैसे वह फेफई के पास पहुँच जाता है उसके पावर्स काम करना बंद कर देते हैं और वह नीचे बैठ जाता है। फेफई देखती है कि कोई उसके कपड़े को खींच रहा है। जब वह देखती है वहाँ पर तो संgyun होता है। संgyun खड़ा होता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे पास जो सिग्नेचर्स हैं उसे मुझे दे दो। तो फेफई टैंग से बोलती है कि बिग वाइटी, तुम इसे रोक कर रखना, मैं इन सिग्नेचर्स को लेकर जल्दी से जियान चैन को दे दूंगी। और फिर वहाँ से भागने लगती है। टैंग संgyun को रोकने की कोशिश करता है, फिर इन दोनों के बीच फनी सा लड़ाई होने लगता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड चेन आ जाता है और उनको डांटता है कि तुम दोनों दो राशियों के हेड हो और तुम दोनों को ऐसे बच्चों की जैसे लड़ाई करते हुए शर्म नहीं आ रही है क्या? तुम दोनों लड़ना बंद कर दो। फिर वह उन दोनों को डांटता है तो संgyun बोलता है कि लॉर्ड चेन, मेरी ही गलती थी, आप मुझे पनिशमेंट दीजिए। टैंग बोलता है कि अंकल चेन, हमें ऑलरेडी 10,000 सिग्नेचर्स मिल चुके हैं, बट हमें रोकने के लिए आप ऐसा कुछ करोगे मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। फिर वहाँ से चला जाता है। इधर फेफई रिवर के थ्रू महल में पहुंच जाती है और फिर वो अंदर जा ही रही होती है। तभी वहाँ बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं तुम वही सिंगिंग गर्ल हो ना? तो फेफई बोलती है हाँ, मैं वही सिंगिंग गर्ल हूँ, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से आई हूँ। बट वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें अंदर जाने नहीं देते। फेफई बोलती है कि मुझे टैंग ने भेजा है। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारा आईडी दो या फिर तुम्हारा एंट्रेंस पास दो। बट फेफई के पास तो ये कुछ होता ही नहीं है। वो बोलती है कि आज मैं सच्ची में इंपॉर्टेंट काम से आई हूँ, मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ। फिर भी वो लोग नहीं मानते और उसे ऐसे उठाकर ले जाने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि महल में उन सिग्नेचर्स को काउंट कर रहे होते हैं और यहाँ टैंग और एम्पेरर परेशान हो रहे होते हैं कि लास्ट के सिग्नेचर्स अब तक पहुँचे क्यों नहीं। टैंग बोलता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, वो इसलिए नहीं पहुँची, उसे तो अब तक पहुँच जाना चाहिए। तो एम्पेरर उसे डांटता है कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ किसी को भी कैसे दे सकते हो, वो एक अननोन पर्सन है। बट टैंग बोलता है कि वो अननोन नहीं है, वो फेफई है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती है, इसलिए वो अननोन नहीं है। इधर हम देखते हैं कि वो सैनिक फेफई को लेके जा रहे होते हैं। जैसे वो उसे मेन गेट के पास उतारते हैं, फेफई उन्हें फूल बनाती है कि वो देखो एरोप्लेन जा रहा है। जैसे वो लोग ऊपर देखते हैं वो वहाँ से भाग जाती है। काउंटिंग को देख देख कर टैंग और एम्पेरर परेशान हो रहे होते हैं कि लास्ट के सिग्नेचर अब तक क्यों नहीं पहुंचे। तभी वहाँ पर लॉर्ड चेन आ जाता है। फिर लॉर्ड चेन उनसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें 10,000 सिग्नेचर्स मिल गए हैं। तो टैंग बोलता है कि हाँ अंकल, हमें 10,000 सिग्नेचर्स मिल गए हैं और सारे सिग्नेचर्स यहीं पर है, अगर आप चाहो तो काउंट कर सकते हो। उसे लगता है कि वह काउंट नहीं करेगा, बट वह मिस्टर सू से बोलता है कि जाओ और काउंट करो। फिर जब मिस्टर सू काउंट कर रहा होता है, टैंग उसके पास जाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गाना गाने लगता है। जब सब उसे अजीब तरह से देखते हैं तो वो बोलता है कि ठीक है, अब मैं नहीं गाऊंगा। तभी एक सर्वेंट खड़ा होता है और उनको बताता है कि काउंटिंग पूरी हो गई, बट अभी भी 521 सिग्नेचर्स कम है। तो लॉर्ड चेन एक अगरबत्ती टाइप से किसी चीज़ की तरफ देखता है, फिर बोलता है कि अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एम्पेरर को 521 सिग्नेचर्स भी मिल जाएंगे और वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे। तभी फेफे दौड़ दौड़ कर वहाँ आती है और सीधे जाकर वो सिग्नेचर्स के ऊपर गिर जाती है। सारे सिग्नेचर्स हवा में उड़ने लगते हैं और उनमें से एक सिग्नेचर उड़ते उड़ते जाता है और वहीं रखे अंगार में लगकर जल जाता है। तो लॉर्ड चेन बोलता है कि लो, एक और सिग्नेचर कम हो गया। तो फेफई उठती है और जाकर अपने नाम का सिग्नेचर करती है और लॉर्ड चेन के पास आकर बोलती है कि ये 521 सिग्नेचर्स और ये मेरा एक सिग्नेचर, लो हो गया 10,000 सिग्नेचर। तो एम्पेरर बोलता है कि फेफई लॉर्ड चेन की डांसिंग गर्ल है, इसलिए वो हमारे कंट्री की सिटीजन है, इसलिए हम उसके भी सिग्नेचर को काउंट करेंगे। तो लॉर्ड चेन बोलता है कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुम्हारे 10,000 सिग्नेचर कंप्लीट हो गए हैं, अब हमें जाकर 4 राशियों के साथ लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। टैंक जब जा रहा होता है वह एम्पेरर के रूम के बाहर रुक जाता है और एम्पेरर को बताता है कि ये सब कुछ फेफई नहीं किया है, उसके बिना 10,000 सिग्नेचर्स लाना इम्पॉसिबल था। एम्पेरर उससे पूछता है कि तुम्हें 10,000 सिग्नेचर कैसे मिले। बट टैंग बोलता है कि 10,000 सिग्नेचर कैसे मिले ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, 10,000 सिग्नेचर्स मिले ये इंपॉर्टेंट है, तुम फेफई को कुछ अच्छा सा रिवॉर्ड दे देना। तो एम्पेरर बोलता है कि ठीक है, तुम जाओ, मैं उसे अच्छा सा रिवॉर्ड दे दूंगा। आगे जब टैंक जा रहा होता है उसे कुछ सैनिक मिलते हैं और उसे बताते हैं कि हमने एक लड़की को पकड़ रखा था, बट वह हमारे हाथों से बचकर निकल गई। तो टैंक पूछता है क्या तुम फेफई को ढूंढ रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। तो टैंक बोलता है कि अच्छा हुआ वो तुम्हारे हाथों से बचकर निकल गई, वह अगर आज नहीं आती तो बहुत कुछ बुरा हो सकता था, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। जब एम्पेरर अंदर जाकर देखता है तो फेफई उसके बैठने वाली जगह पर ही सो रही होती है। फिर वह उसे देखकर सोचने लगता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुमने मेरी हेल्प क्यों की है।
फिर एम्पायर बैठकर कुछ लिखने लगता है, बट उसका ध्यान बार बार फेफे की ओर जा रहा होता है और लिख कम रहा होता है, फेफे को ज़्यादा देख रहा होता है। फेफे कुछ ऐसे ढंग से सो रही होती है कि उसका एक हाथ और एक पैर बेड के बाहर होता है। तो एम्पायर उसके पास जाता है, उसके पैर और उसके हाथ को सीधा करके बेड पर रख देता है। बट फेफे सपने में ही कुछ देख रही होती है, तो वो बड़बड़ाने लगती है। वो इतना धीरे बोल रही होती है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता। सुनने के लिए जब उसके पास जाता है, फेफे तो जियान चान के सपने में खोई रहती है। जब वो आंखें खोलती है तो सामने भी उसे जियान चान ही दिखता है। तो वो उसे पकड़ लेती है और किस कर लेती है और उसे बोलती है कि गुड नाइट, तुम भी सो जाओ, और फिर वह सो जाती है। बेचारे एम्पायर को तो शौक लग जाता है। उसकी लाइफ में तो पहली बार ऐसा कुछ हो रहा होता है। वो रात भर नहीं सोता, यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है। जब सुबह होती है तो उसके पास जाकर बैठता है और उसे उठाने के लिए उसका कंबल को खींचने लगता है। बट फैफाई देखती है कि उसके सामने तो जान चान बैठा है, इसलिए वो कंबल को पूरा ढक लेती है और बोलती है कि मैंने मेकअप नहीं किया है, तुम मुझे ऐसे मत देखो। बट उससे बोलने लगता है कि इतना कुछ हो गया और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रही हो कि कुछ भी नहीं हो, उठो, मुझे तुमसे बात करना है। फिर उन दोनों के बीच ब्लैंकेट को लेकर खींचातानी होने लगती है। कभी फैफे के पास ब्लैंकेट होता है तो कभी एम्पायर के पास ब्लैंकेट होता है। फिर वो दोनों कुछ ऐसे हालत में होते हैं, तभी वहाँ पर टैंग आ जाता है और उनको देख के आंखें बंद कर लेता है और उनसे बोलता है तुम दोनों ही क्या कर रहे हो। तो फिर एम्पायर बोलता है कि मैं ऐसे रिवॉर्ड दे रहा था। तो फैफे ब्लैंकेट के अंदर से ही बोलने लगती है कि तुम मुझे क्या रिवॉर्ड दे रहे थे। तो एम्पायर बोलता है कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तो फैफे बोलती है मेरी एक छोटी सी विश है, एकदम छोटी सी। तो एम्पायर बोलता है जो भी है मैं पूरा करूंगा। तो फैफे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ उसी पुल में बात लेना है जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। ये सुनकर टैंक को शॉक लग जाता है कि ये कैसे रिवॉर्ड है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैंक एम्पायर को बात लेने के लिए मना रहा होता है, बट एम्पायर नहीं मान रहा होता है, क्योंकि इन दोनों को बात लेने का मतलब तो कुछ और ही लग रहा होता है। इन्हें लगता है कि फैफे को एम्पायर के साथ मेकआउट करना है, इसलिए वह नहीं मान रहा होता है। फिर टैंक बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊँगा। फाइनली एम्पायर मान ही जाता है। आगे जब एम्पायर पूल के पास पहुंचता है तो फेफे ऑलरेडी पूल में होती है। जब वो उसके पास जाता है तो फेफे उसे पकड़ कर बोलती है कि चलो जियान-चान साथ में घर वापस चलते हैं। फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर बाद जब अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है तो वो तो यहीं पर है, वो कहीं भी नहीं गई। तो उसे लगने लगता है कि जिस दिन वह यहाँ पर आई थी उस दिन पूल में बहुत सारे लोग थे और अभी यहाँ पर ये दोनों ही हैं। तो इसलिए वह जियान-चान से बोलने लगती है कि जियान-चान, मुझे उन सारे लोगों के साथ बात लेना है जो इस दिन यहाँ पर पूल में थे। मुझे याद है कि उस दिन लॉर्ड चेन, संग्यून सब यहाँ पर थे, उन सबको बुलाओ। तो ये बोलने लगता है कि तुम क्या बोल रही हो। फिर फैफे उसके हाथों को पकड़कर कुछ बोलने वाली होती है। फिर उसके हाथों में देखती है कि वह कट का निशान तो है ही नहीं जिस पर उसने स्टिचेस लगाए थे। तो वह उससे पूछने लगती है कि तुम जियान चान हो या नहीं, तुम्हारा वह कट का मार्क कहाँ है जिस पर मैंने स्टिचेस लगाए थे। तुम जियान चान नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। फिर वह पुल से निकलकर चली जाती है। फिर वह रास्ते में जाते जाते बोलने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, तुम जियान चान नहीं हो। फिर उसे तेज़ भूख लगने लगती है तो वह सोचती है कि अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, अब मुझे भूख भी लग रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वह उसी होटल में पहुंच जाती है जहाँ से वह रिवर में कूदकर महल में पहुंची थी। जब वह होटल में पहुंचती है तो होटल का मैनेजर बोलता है कि तुम वही चोर हो ना जो मेरे पैसे दिए बिना भाग गई थी, अभी पैसे निकालो। बट फैफाई बोलती है कि मैं कुछ काम से चली गई थी, मैं वापस आ गई हूँ। बट वह नहीं मानता, उससे पैसे मांग रहा होता है। तो फैफाई बोलती है कि ठीक है, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। जब वो बाहर जा रही होती है तो सोचने लगती है अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे एक जॉब ढूंढना चाहिए। फिर वह एक एम्ब्रॉयडरी बनाने वाले शॉप पर जाती है और वहाँ काम मांगती है। फिर वह दिन भर से एक एम्ब्रॉयडरी बनाती है जो इतना ख़राब होता है कि उस शॉप की ओनर उस एम्ब्रॉयडरी को देखकर अपने 5 साल की बेटी को बुलाती है और उसी एम्ब्रॉयडरी को फिर से बनाने के लिए बोलती है। वह उसे 5 मिनट में बना कर लाती है। तो वह फैफेसी बोलती है कि तुम जिस काम को दिन भर से कर रही थी मेरी बेटी ने उसे 5 मिनट में तुमसे ज़्यादा अच्छा कर लिया है। फिर वह उसे बाहर निकाल देती है। फिर फैफे बाहर जाने लगती है, सोचती है कि मेरा दिन भर में भी कुछ नहीं हो पाया, मुझे कोई जॉब नहीं मिली, अब मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा, शायद मुझे रात भर इस रास्ते पर ही गुजारना पड़ेगा। फैफे जब ये सब सोचते हुए जा रही होती है तभी उसे एक कॉल गर्ल देखती है। वह उसके पास जाकर बोलती है कि मैडम आपको क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। तो फैफे उसे बताती है कि मैं भूखी हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो वो बोलती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें जॉब देती हूँ। और वह उसे खींच खींच कर अपने ठिकाने पर ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे गर्ल्स अजीब अजीब डांस कर रहे होते हैं। तो उनको देखकर फैफे भी सोचने लगती है सारे लोग योगा कर रहे हैं, मुझे भी योगा करना चाहिए। और वह एक पोज बनाकर खड़ी हो जाती है। तो वह हेड उनसे उससे बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये सब करना बंद कर दो। फिर फैफई को समझ आता है कि वो गलत जगह पर है। वो फिर धीरे से पीछे जाती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, बट गार्ड उसे बाहर जाने ही नहीं देते।
फिर वह हेड उसे खींच खींच कर ऊपर लेकर जाती है और फैफे के कपड़े भी चेंज कराती है और उसे कॉल गर्ल वाला मेकअप भी कर देती है। उसके बाद वह फैफे को चल के दिखाती है कि तुम्हें कस्टमर के सामने ऐसे चलना है। फिर फैफे को चलने बोलती है, बट फैफे तो मॉडर्न वर्ल्ड के टाइप से कैट वॉक करने लग जाती है। वह उसे देखकर सोचती है कि इस लड़की का क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद वह उसे बोलती है कि चलो तुम मुझे टी सर्व करो। तो फैफे उसे टी सर्व करने लगती है, बट वह उस पर गिरा देती है। तो वह गुस्से से चिल्ला देती है और बोलती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हें सर्व करूंगी। वह उसे चिपक कर बैठ जाती है और उसे टी सर्व करने लगती है, ज़बरदस्ती पिलाने लगती है। तो फैफे भी उसे पी रही होती है, तभी नीचे से कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है। तो ये लोग दोनों नीचे चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक कस्टमर सभी पर चिल्ला रहा होता है कि तुम सबका डांस और गाना बहुत ही बोरिंग है, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। अगर तुम अभी जल्दी से नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारी इस जगह को बंद करवा दूंगा। वो सभी पर चिल्लाने लगता है और सब डर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हेड उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, बट वह हेड को भी धक्का दे देता है। फिर वह फैफे को देखती है, फिर वह फैफे से बोलती है कि जाओ तुम उसे संभालो, और ज़बरदस्ती फैफे को उसके पास भेज देती है। फैफे उसके पास जाती है और खड़े रहकर थोड़ी देर देखती है। उसके बाद वह उसके वाइन वाले जार को खींचकर तोड़ देती है। इस पर उसे गुस्सा आता है, वह फैफे पर चिल्लाने लगता है। तो फैफे उसे थप्पड़ मार देती है। इस पर उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उससे और चिल्लाने लगता है। तो फैफे उसे थप्पड़ों का बहार लगा देती है। तो वह इम्प्रेस हो जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। फिर वह फैफे को उठाकर रूम की ओर जाने लगता है। जब वह ऊपर रूम में पहुँचता है तो फैफे को नीचे रख देता है। फैफे डरने लगती है, वह पीछे जाती है, पीछे जाती है। जब पर्दे के पीछे जाते हैं तो फैफे अपना टीजर निकालती है और उसे शॉक देती है। बेचारा शॉक के मारे वहीं पर ऐसे हालत में पड़े मिलता है। फिर वह हेड फैफे को चिल्लाती है कि तुमने मेरे कस्टमर का क्या हाल कर दिया, और फिर उसे काम से निकाल देती है। फिर वह बाहर रोड पर आ जाती है। फिर बेचारी रोड पर ही जा रही होती है, उसे वह भिखारी मिलता है जिसे उसने पैसे देने की कोशिश की थी, बट उसके पास पैसे नहीं थे। फिर वह भिखारी के पास बैठ जाती है और फिर उसका खाना खा लेती है। भिखारी आंखें खोल कर देखता है, बट फिर से वह सो जाता है। फैफे भी उसी के पास सो जाती है। फैफे जब सुबह होती है तो वह भिखारी वहाँ पर नहीं होता है, बट उसे कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें दे रही होती है। जब वह देखती है तो वहाँ पर कुछ भीड़ लगी होती है और कुछ लोग बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे होते हैं। फैफे दौड़ कर वहाँ जाती है और उस पर्सन को ढकेल देती है और बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे हो। तो वह बोलता है कि इसके पास जो फ्रूट्स हैं वो मेरे हैं, बट वह औरत बोलती है कि मैंने तुमसे नहीं चुराए हैं, वह मेरी है। फिर वह फैफे सब पर चिल्लाने लगती है कि तुम सबको शर्म आनी चाहिए, तुम इतनी बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे हो। बट सभी लोग बोलने लगते हैं कि ये एक ओपिचू है, इसे परेशान नहीं कर रहे हैं, ये सभी के लिए हानिकारक है, इसे ऐसे ही करना चाहिए। फैफे उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है, बट सारे लोग यही बोल रहे होते हैं कि ये एक ओपिचू है, इसे मारो। तभी वहाँ से एम्पायर गुजर रहा होता है। वह देखता है कि यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है। फिर वह भीड़ के पास आने लगता है। फैफे वह बूढ़ी औरत को उठाकर संभालने की कोशिश कर रही होती है, बट तभी वह पर्सन फैफे और उस बूढ़ी औरत को धक्का दे देता है, जिससे सारे बेरीज नीचे गिर जाते हैं। फैफे को गुस्सा आता है और वह उस पर्सन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, बट वह बेरीज पर फिसल जाती है। वह गिरने के लिए आगे हो ही रही होती है, तभी वहाँ पर सामने एम्पायर दिखता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।